आकर 4,84,000 जात जीव जल थल नभवासी। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर चारुशीला सिंह हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछली कक्षा में आपने कुछ अभिराम दोहे पढ़े थे, लेकिन आज जिन पंक्तियों से कक्षा की शुरुआत हुई है, आपने एक अनुमान लगा लिया होगा कि आज पिछली कक्षा में अभिराम दोहे, लेकिन आज जो हमारा विषय है वो प्रभु श्री राम ही है। तात्पर्य, आपने महसूस किया कि मैंने कहा सब कुछ राममय हो गया, तो निसंदेह जो आज हमारा विषय है वो प्रभु श्री राम के जीवन का वो अंश है जो बहुमूल्य है। वैसे तो सब कुछ मूल्यवान है, लेकिन कहते हैं ना कि जीवन में कुछ समय होता है जो आपको कहां से कहां पहुंचाता है। हम भगवान श्री राम के जीवन के उस अंश को पढ़ने जा रहे हैं जहां से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हमें मिले थे। जो प्रभु, जो राम जी वन को गए थे वो कौन थे? वो दशरथ नंदन राम थे, लेकिन जो वहां से लौट कर आए थे वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम थे। आज का जो हमारा विषय है, सब कुछ राममय की बात हो गई है, तो आइए इस अभिराम, इस रमणीय राममय माहौल को जीवंत करते हैं आज हम और आप मैथिली शरण गुप्त जी की बहुचर्चित रचना जो खंड काव्य है पंचवटी और आपकी पाठ्य पुस्तक में काव्य खंड के अंतर्गत संकलित है। तो आज का जो हमारा प्रकरण है बच्चों, पंचवटी भाग 1। भाग 1 इसलिए क्योंकि पाठ बड़ा है, हम 2 दिनों में पढ़ेंगे। रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी, मैं प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर चारुशीला सिंह। आइए बच्चों आगे बढ़ें और सबसे पहले प्राप्त करते हैं पाठ का एक संक्षिप्त परिचय कि क्या है इसमें, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो सामान्य सा एक हम परिचय प्राप्त करते हैं, ये पूरे पाठ में हमारे लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है और ये सामान्य जानकारी आपको पूरे पाठ को ग्राह्य करने में एक विशिष्ट योगदान देता है। तो इसकी उपेक्षा हम नहीं कर सकते। परिचय के महत्व से हम और आप दोनों ही परिचित हैं। आइए अविलंब प्राप्त करें पाठ का एक संक्षिप्त परिचय। आपके समक्ष परिचय, ध्यान दें बच्चों, जो शीर्षक है जो पढ़ेंगे आज पंचवटी के नाम से ही आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित भी है और ये बहुचर्चित खंड काव्य है पंचवटी। अभी परिचय के क्रम में चर्चा और होगी और भाग 1 अर्थात आज एक भाग हम पढ़ेंगे। रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी भी हैं। पहले भी मैंने बताया है कि रचयिता या सर्जक शब्द का प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि काव्य जो है हृदय से स्वतः प्रसूत होता है, इसे रचा जाता है, लिखा नहीं जाता। आगे बढ़े, भाषा खड़ी बोली। अब जब भाषा खड़ी बोली ही है तो आप समझ रहे हैं कि जो विषय है बहुत आसानी से हम तक, आप तक, हमारे मानस तक, हमारे हृदय तल तक बहुत ही आसानी से उतर जाएगा। क्योंकि बच्चों जब भाषाई एकता होती है तो विषय कठिन होते हुए, दुरूह होते हुए भी हमें आसान लगने लगता है। लेकिन विषय कितना ही आसान सरल क्यों ना हो, अगर भाषाई एकता नहीं होती तो थोड़ी कठिनता हम और आप महसूस करते हैं। तो क्योंकि ये हमारे हर दिन के व्यवहार की भाषा है, इसलिए जो ये विषय है बहुत आसानी से हमारे और आप तक पहुंचेगा। और जब बात ही हो रही है, मानस सहज ही साकार हो उठता है जैसे ही हम भगवान राम का नाम लेते हैं, तो आप जान ही रहे हैं कि अब ये मन मानस जो है वो उसमें कुछ ना कुछ चलने लगा है। हम मानसिक रूप से भी पूरी तरह तैयार हो चुके हैं। आगे देखें शैली क्या है। देखिए बच्चों, बात हुई ना कि ये खंड काव्य है, तो जिस तरह का है, बड़ा है, तो हर अंश में तरह तरह के भाव आए हैं। जहां जैसी पंक्तियां आई हैं, जो कवि को कहना है, तो कई सारे
भावों के रूप हमारे समक्ष आएंगे। जो शैली है देखिए उसमें क्या क्या गीतात्मकता तो है ही है, चित्रात्मक, वर्णनात्मक, भावात्मक, और जो ये रूप हैं शैली के, ये विविध दिख रहे हैं, ये आप अभी पंक्तियों में महसूस भी करेंगे पंचवटी को पढ़ते हुए। और आगे देखिए जो छंद है वो मात्रिक छंद है। आपने पढ़ा भी है छंद के प्रकार में कि मात्रिक और वर्णिक दो होते हैं, तो यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं वो छंद जो है वो मात्रिक है। गुण देखें, माधुर्य, प्रसाद और ओज, सभी गुण है, लगभग सभी रस भी इसी तरह पाए जाएंगे। रस, श्रृंगार, अद्भुत एवं शांत। तो जैसी जैसी पंक्तियां आएंगी उसी तरह ये विविध रूप हमारे समक्ष आएंगे और पंक्तियों से होते हुए हमारे और आपके मन मानस में उतरेंगे। आइए देखते हैं जो ये अद्भुत सृजन है, इसके जो सृजन करता है उनका व्यक्तित्व कैसा है, उनका जीवन कैसा है, उनकी अन्य रचनाएं क्या हैं, उनका योगदान क्या है। और चलते हैं ये जानने के लिए कवि परिचय की ओर, और एक संक्षिप्त परिचय कवि का हम और आप प्राप्त करते हैं। ध्यान दे बच्चों, कवि परिचय, इससे भी हम परिचित हो लें। और जिस कवि के बारे में आप अभी परिचित जिससे होने जा रहे हैं, जिसको आज आप पढ़ रहे हैं, मैथिली शरण गुप्त जी को, आप ये जान लें कि आप इसे लगातार बढ़ती कक्षाओं में भी पढ़ते रहेंगे। कुछ न कुछ पाठ आपके रहेंगे, आप इंटर में भी पढ़ेंगे, आप हाई स्कूल में भी पढ़ेंगे। तो ध्यान से परिचय को अपने मानस में ऐसे बैठा लें कि कभी ये विस्मृत ना हो सके, और वस्तुतः देखा जाए तो आपका व्यक्तित्व और आपका कृतित्व दोनों ही अविस्मरणीय है। कैसे, आइए एक संक्षिप्त जानकारी लें। नाम मैथिली शरण गुप्त, पिता का नाम श्री रामचरण गुप्त। आगे देखें जन्म जो है वो सन 1886 ईस्वी में हुआ। किस जगह हुआ है, ध्यान दीजिए, जन्म स्थान गुप्त जी का जो जन्म है वो चिरगांव झांसी में हुआ, जो उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। लेखन विधा जो आपकी है वो है काव्य, जो हम आप पढ़ रहे हैं। भाषा देखें बच्चों कैसी है, बहुत ध्यान दीजिएगा, शुद्ध साहित्यिक तथा परिमार्जित खड़ी बोली। खड़ी बोली है लेकिन परिमार्जित अर्थात ये दोषों से मुक्त है। तो आप ध्यान दें कि भाषा के स्वरूप पर भी ध्यान दें। शैली देखें कि किन किन शैलियों में आपने काम किया है, लिखा है। प्रबंधात्मक, अलंकृत, उपदेशात्मक, विवरणात्मक और मिश्र, इतने रूपों में आपकी रचनाओं को, आपके सृजन को हम पाते हैं। आइए प्रमुख रचनाओं के बारे में, कृतियों के बारे में जानें। ये वो पड़ाव है बच्चों, ध्यान दें, ये जो देख रहे हैं आप आपके समक्ष है, ये तो एक संक्षिप्त परिचय है, लेकिन वस्तुतः किसी कवि, किसी लेखक के जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है, जिसके लिए वो युगों हमारे आपके मानस में और आम जनजीवन के मानस में पैठ बनाते हैं, वो क्षेत्र यही है, सृजन का, रचना का। तो यहाँ ध्यान दें जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। भारत भारती, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया, पंचवटी आदि, ये वो महत्वपूर्ण रचनाएं जिनके लिए आप लगभग हर समय में प्रासंगिक रहे हैं और रहेंगे। हम आपके इस योगदान के लिए कभी भी आपको विस्मृत कर ही नहीं सकते, क्योंकि जब भी बात होगी राष्ट्र की, जब भी बात होगी भारत माता की, जब भी बात होगी अस्मिता की और अपने यहाँ के वैभव की, आप सहज ही साकार हो जाएंगे। क्योंकि जो आपका चरित्र रहा, जो आपका कृतित्व रहा, वो ऐसा ही था। आपने अपनी माँ के यशोगान में अपनी लेखनी खूब चलाई है। आप राष्ट्र, और आगे बढ़ते हैं बच्चों, अभी चर्चा को थोड़ा सा विस्तार में दूंगी। देखिए जन्म आपने अभी देखा 1886 ईस्वी, मृत्यु देखे सन 1964 ईस्वी। साहित्य में स्थान, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ बहुत विस्तृत रूप में न लिखकर सिर्फ इतना ही लिखा है मैंने, राष्ट्र कवि के रूप में, क्योंकि वस्तुतः आपको तो ये एक छोटा सा वाक्य दिख रहा है और राष्ट्र कवि कहना एक शब्द दिख रहा है, लेकिन सच कहें तो ये पूरे जीवन की वो थाती है, वो पूंजी है, वो निधि है, जिसे हम और आप संजोकर अभी वर्षों जाने कब तक लेकर चलते रहेंगे, कभी विस्मृत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये उपाधि यूं ही नहीं मिलती। आपकी प्रज्ञा, आपकी मेधा, आपके कर्म ही रहे जो आपको इस रूप में स्थापित कर दिया गया, क्योंकि ये उपाधि बहुत बड़ी होती है, यूं ही नहीं मिलती।
और एक प्रसंग जो आपके लिए है, कहा जाता है, देखें बच्चों, अभी पिता का नाम हुआ था कि रामचरण गुप्त जी, तो आप जान लें ये भी कवि थे। कुछ चीजें हम अर्जित करते हैं, लेकिन कुछ वंशानुगत हमें और आपको प्राप्त होती हैं, ये हम सभी जानते हैं। तो अगर कहें तो जो ये दक्षता थी, ये जो काव्यात्मकता थी, ये जो अभिरुचि थी लेखन की, सृजन की, वो गुप्त जी को अपने पिता से ही कह सकते हैं विरासत में मिली हुई थी, क्योंकि आपके पिता भी कवि थे। और कहते हैं कि गुप्त जी छोटी आयु में एक छप्पे लिखते हैं, एक छोटी कविता, और अपने पिता को दिखाते हैं। पिता अति आह्लादित हो जाते हैं और उस आह्लाद में, उस प्रसन्नता में, उस मोह में अपने पुत्र को सुकवि होने का आशीष प्रदान करते हैं। पुत्र ने भी उस आशीष को जी लिया, जीवंत कर दिया, और इतना लिखा, ऐसा लिखा, इस रूप में लिखा कि वो राष्ट्र कवि के रूप में हम और सबके बीच, हमारे मानस में, मन में, हमारी किताबों में और हर जगह स्थापित हो गए राष्ट्र कवि के रूप में। तो बच्चों, ये एक संक्षिप्त चर्चा कवि के बारे में हुई। बहुत सारी उपाधियां, बहुत सारे नाम, बहुत कुछ आपने प्राप्त किए हैं। आप सभी विस्तृत रूप से अपनी पुस्तकों को पढ़िएगा, जानिएगा। ये एक संक्षिप्त चर्चा हुई। आइए अब मुख्य विषय की ओर चलें, और सबसे पहला काम पाठ का मूल भाव। पाठ के मूल भाव से परिचित हों। मूल भाव अर्थात वो केंद्रीय भाव, वो प्रधान भाव जिनको लेकर सर्जना हुई है। जैसा कि आपने अभी सुना कि ये पाठ बड़ा है, आप 2 दिनों में पढ़ेंगे, तो जो जो अंश हमारे और आपके समक्ष, जो चरण आएंगे, लंबा है, 9 है, तो आज हम ये जो 3 पढ़ने वाले हैं, उसके केंद्र में कौन से भाव प्रधान हैं, उसकी एक संक्षिप्त चर्चा यहाँ आपके समक्ष है। आगे इन्हीं पंक्तियों को हम विस्तार देंगे। तो जान ले, आज वही मूल भाव आपके समक्ष है जो हम और आप आज पढ़ेंगे। देखें पाठ का मूल भाव। तो जो पहला खंड आपके समक्ष आएगा, देखें उसमें क्या है। उसमें कवि ने पंचवटी के प्राकृतिक सौंदर्य का सजीव चित्रण किया। ये सजीवता क्या होती है, ये अभी आपके समक्ष आने वाला है। जो दूसरा है, उसमें प्रहरी के रूप में लक्ष्मण का सुंदर चित्रण किया गया है। यही आज हमें विस्तार देना है, इसे ही पढ़ना है। और देखिए जो तीसरा हम पढ़ेंगे, उसमें राम जी और सीता जी की कुटी का पहरा देते हुए लक्ष्मण जी की जो विशेषताएं हैं, उसका वर्णन किया गया है। इन्हीं भावों को आगे पंक्तियों में विस्तार दिया गया है। आइए चलते हैं, विस्तृत अर्थों में प्रवेश करते हैं और जानते हैं पंचवटी के उस सौंदर्य को, उस आह्लाद को, जिसके कारण ये जो नाम है, देखें ये जो जगह है वो ऐतिहासिक है। क्यों है? क्योंकि भगवान श्री राम माता सीता के साथ और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ वनवास के दिनों में इस जगह पर रहे थे। तो ये ऐतिहासिक महत्व है, इससे आप परिचित हैं, क्योंकि ये जन जन तक और हर मन तक अपनी जगह बना चुका है। ये किसी पहचान का मोहताज नहीं। पंचवटी कहते ही सहज रूप से साकार हो जाता है हमारे मानस में। चाहे रामचरितमानस की बात करें, रामचंद्रिका की बात करें, साकेत की बात करें, बहुत सारी रचनाएं लिखी गई हैं। आज हम गुप्त जी की पंचवटी खंड काव्य से ये कुछ अंश पढ़ रहे हैं। आइए तो देखते हैं कि क्या है इसमें। सबसे पहला काम हम और आप क्या करेंगे? सबसे पहला जो हमारा काम है बच्चों, वो है पाठ का। पाठ के महत्व से हम सभी परिचित हैं कि एक सामान्य होता है, एक छंद विधान के आधार पर होता है। काव्य वही सार्थक है, वही अर्थवान है, वही प्रभावपूर्ण है, वही कर्णप्रिय है, वही मानस तक, मन तक उतर पाता है जो वास्तविक रूप में पढ़ा जाता है, यानी जिसका पाठ सही ढंग से किया जाए, वही मन और मानस को मथता है। तो सबसे पहले इन पंक्तियों का पाठ करते हैं, उसके बाद निहित अर्थों की ओर चलेंगे। चलिए पढ़ते हैं बच्चों, सीधे सीधे आज पढ़ूंगी छंद विधान पे ही। चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती, पुलक प्रकट करती है धरती,
हरित तृणों के नोकों से, मानो झीम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से, मानो झीम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। तो जिस गीतात्मकता की बात हुई थी, जिस गेयता की बात हुई थी, वो यही। आइए अब निहित अर्थों की तरफ चलते हैं कि कवि क्या बताना चाह रहे हैं। इसमें अभी आपने मूल भाव में जाना कि पंचवटी के सौंदर्य का वर्णन किया गया है कि कैसी आभा है, जहां राम, भगवान श्री राम की उपस्थिति हो, वो जगह तो स्वयं ही अभिराम हो जाएगा। तो वो कितना अभिराम है, कैसा है, प्रकृति किस तरह उल्लसित है, इसी का वर्णन इन पंक्तियों में किया गया है। ध्यान दें कि कवि क्या कहते हैं। चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, कि प्रभु है उस समय पंचवटी का जो सौंदर्य है, रात्रि का प्रहर है। चारु चंद्र की चंचल, क्योंकि जब बात चंद्रमा की होती है आप समझ जाते हैं कि कब की बात हो रही है। तो कवि कहते हैं कि चारु मतलब सुंदर और चंद्र मतलब चंद्रमा। सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें, चंचल क्यों कहा बच्चों, ध्यान दीजिए। चंचल इसलिए क्योंकि एक जगह ये किरण नहीं है, ये फैली हुई है। तो जो चंचल है वो हर जगह, यहां वहां जहां तहां हर जगह होता है, इसलिए इन किरणों का और किरणों का प्रसार भी ऐसे ही होता है। तो कवि कहते हैं कि सुंदर चंद्रमा की चंचल जो किरणें हैं वो खेल रही हैं जल थल में, कि वो जल में और थल में, कि जो भूमि है और जो जल है दोनों पर वो खेल रही हैं, क्रीड़ा कर रही हैं। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। वो कहते हैं कि एक स्वच्छ यानी निर्मल चांदनी बिछी हुई है। कहां से बिछना मतलब फैला होना। अवनी और अंबर, अवनी मतलब पृथ्वी और अंबर मतलब आकाश, कि वो वहां से लेके यहां तक, धरती से आकाश तक स्वच्छ चांदनी, निर्मल चांदनी जो छिटकी हुई है, बिखरी हुई है। तो ऐसा लग रहा है कि सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें वो जलथल में खेल रही हैं। आगे पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों के नोकों से। और जब ये भगवान की उपस्थिति वहां है तो जो ये आह्लादित वातावरण है, जो ये मनहर वातावरण है, जो ये मोहक वातावरण है, उसमें देखिए कि क्या कहते हैं। पुलक, पुलक मतलब प्रसन्नता, आह्लाद। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों के नोकों से। ये जो धरा है वो इतनी आह्लादित है, इतनी प्रसन्न है, लेकिन वो अपनी पुलक यानी अपनी प्रसन्नता कैसे प्रकट कर रही है। हरित तृणों के नोकों से। वो जब नोक, घास के जो हरे हरे घास हैं उनके नोक हिल रहे हैं, तो ऐसा पता चल रहा है कि जो धरती वो अपनी प्रसन्नता प्रकट कर रही है। मानो झीम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। और जो मंद पवन, धीरे धीरे जो हल्की ठंडी हवा बह रही है, तो उससे मानो झीम मतलब झूमना, हिलना, मानो झीम रहे हैं तरु मतलब पेड़ भी मंद पवन के झोंकों से, कि जो धीरे धीरे हल्की पवन, जो मंद पवन बह रही है, जो हवा चल रही है, वो भी प्रसन्न है। और उसके साथ जो तरु हैं, जो पेड़ हैं, वो भी मानो झूम रहे हैं। कैसे? प्रसन्न होकर, आह्लादित होकर, क्योंकि आज वहां प्रभु श्री राम विराजे हैं। तो जो ये प्राकृतिक सौंदर्य है पंचवटी का, वो अद्भुत कवि के शब्दों में हमारे और आपके समक्ष कवि ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया कि धरती से लेके आकाश तक सब कुछ अति आह्लादित है। और उसमें उन्होंने चंद्रमा को भी ले लिया, धरा को भी ले लिया, घास को भी ले लिया, वृक्षों को भी ले लिया, पवन को भी ले लिया। आप देखें ये जो आह्लाद का प्रसार इन पंक्तियों से है, वो हमारे और आपके मन मानस में भी उतर रहा है। और गुप्त जी की ये जो दक्षता है, जो कौशल है, ये हमारे और आपके मन को बांध भी रहा है। आइए और आगे बढ़ते हैं बच्चों और देखते हैं अगली पंक्तियों को। अब आप देखिए, दूसरे में बात की गई लक्ष्मण के बारे में यहां बताया जा रहा है कि वो प्रहरी बने हैं, तो कैसे हैं, क्या है, चलिए देखते हैं क्या है इन पंक्तियों में। सबसे पहले पाठ, पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है। प्रश्नवाचक, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। बच्चों देखें
कि अद्भुत सौंदर्य है। बात सिर्फ इतनी कहनी है कि जो लक्ष्मण हैं वो क्या कर रहे हैं, वो राज्य के सुखों का भोग करने के लिए बने हैं, लेकिन योगी बनकर दिख रहे हैं। लेकिन जिस तरह से ये सौंदर्य यहाँ इन पंक्तियों में वर्णित है वो अद्भुत है। आइए चलते हैं और पूरे अर्थ को जानते हैं, इसके मर्म को समझते हैं और हम भी जीते हैं उस पंचवटी के सौंदर्य को इन पंक्तियों के माध्यम से, जहां हम और आप यूं ही तो पहुंच नहीं सकते। वो प्रभु हैं, आराध्य हैं, लेकिन उनकी इस जीवन लीला को, इस जगह को जहां वो रहे, इसकी रमणीयता को, इसके सौंदर्य को हम और आप गुप्त जी की इस बहुचर्चित रचना पंचवटी के माध्यम से अवश्य ही महसूस कर सकते हैं और इसको अपने मानस में बिठा सकते हैं। आइए देखें अर्थ। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना। अब कवि क्या कहते हैं कि जो पंचवटी है, वो जो जगह है वो पंचवटी है। आप जान रहे हैं कि पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, कि जो पंचवटी है उसकी छाया में, उसमें एक जगह सुंदर पर्ण कुटीर, पर्ण मतलब पत्ता और कुटीर मतलब कुटी, कि वहां एक सुंदर पत्तों की कुटी बन गई है। उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। तो जो कुटी है कौन सी, जो पत्तों से बनी है, जो पर्ण कुटी है, जो पंचवटी की छाया में सुंदर पत्तों से कुटी बनी हुई है, उसके सामने, सम्मुख मतलब सामने और स्वच्छ मतलब साफ निर्मल एक शिला है, पत्थर का खंड है, उस पर धीर वीर निर्भीक मना। उस पर एक धैर्यवान जो वीर है, जो देखने से निर्भीक भी लग रहा है, ऐसा कोई बैठा है। अब देखिए कवि की कल्पना, और वो कैसे इस बात को बता रहे हैं। जाग रहा यह कौन धनुर्धर जब कि भुवन भर सोता है। प्रश्नवाचक लगा है। वो कहते हैं कि आखिर ये कौन है जो इस कुटिया के समक्ष बैठा है, उसके सम्मुख बैठा हुआ है जब सारी सृष्टि सो रही है। जाग रहा यह कौन, धनुर्धर क्यों कहा, क्योंकि उनके साथ उनके कंधे पर धनुष है, धनुष बाण से वो युक्त हैं। तो जाग रहा कि यह कौन सा धनुर्धर है जो जबकि भुवन भर सोता है, कि ये धनुर्धर जाग रहा है जबकि भुवन मतलब सारा संसार जो है वो सो रहा है। क्योंकि कौन सा प्रहर है, ये रात्रि है, और आप सभी जानते हैं कि मतलब शयन के लिए बना, हम सभी सो जाते हैं। तो अगर कोई जाग रहा है तो क्यों जाग रहा है, एक प्रश्नवाचक है। अब देखिए क्या कहते हैं, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। कवि कहते हैं कि भोगी कुसुमायुध, ये कुसुमायुध जो लिखा हुआ है बच्चों, ये कामदेव के लिए है। कामदेव अर्थात जो सौंदर्य के देवता हैं, जो प्रेम के देवता हैं, और पुष्प ही जिनके हथियार हैं, जिससे वो काम करते हैं, वो प्रेम और सौंदर्य के देवता हैं। तो कवि कह रहे हैं कि लक्ष्मण का जो सौंदर्य है, जो वो दिख रहे हैं, जो जैसा ये महसूस कर रहे हैं, कहते हैं भोगी कुसुमायुध योगी सा, कि जो कामदेव की तरह सुंदर है, अभिराम है, और जो राज्य के सुखों का भोग करने वाला दिख रहा है, जिसको भोगना चाहिए, जिसकी कोमलता, जिसकी वीरता, जिसकी निर्भीकता, जिसका धैर्य बता रहा है कि उसको भोगी होना चाहिए, वो योगी सा, योगी के जैसा दृष्टिगत हो रहा है, बना दृष्टिगत हो रहा है, योगी के जैसा बना हुआ दिखाई दे रहा है। तो जब सारा भुवन सो रहा है तो ये धनुर्धर कौन है, ये प्रश्न कवि कर रहे हैं। आगे और आगे चले। अब देखिए यहां भी अभी लक्ष्मण की ही चर्चा है। अगली पंक्तियों में सबसे पहले इसके पाठ की बारी, उसके बाद हम निहित अर्थों में चलेंगे। किस व्रत में है व्रती वीर यह निद्रा का यों त्याग किए, राज भोग्य के योग्य विपिन में बैठा आज विराग लिए। बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है, जिसकी रक्षा में रत इसका तन है मन है जीवन है। बहुत बड़ी बात कही गई है बच्चों, और आप देखें तो किस तरह कवि ने कह दिया। आइए इन पंक्तियों में डूबते हैं, इनमें उतर जाते हैं, क्योंकि जो गहरे उतरता है वही मोती प्राप्त करता है। तो जो ये गंभीर अर्थ हैं वो हमारे और आपके अंदर घुलने के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए हमें और आपको मन से इसमें उतरना पड़ेगा, इससे जुड़ना पड़ेगा। आपने इस चर्चा को मन से सुन लिया तो कभी विस्मृत भी नहीं कर पाएंगे। ध्यान दें, अब कवि क्या कह रहे हैं, किस व्रत में है व्रती वीर यह निद्रा का यों त्याग की। अभी आपने कि प्रश्नवाचक था कि ये कौन धनुर्धर है, अब कहते हैं कि कौन सा ऐसा व्रत ले लिया है, कौन सी ऐसी प्रतिज्ञा है व्रती वीर, और इस वीर ने
ऐसी कौन सी प्रतिज्ञा ले ली है, क्या व्रत है जिसके कारण निद्रा का यो त्याग की, जिसके कारण इसने अपनी नींद का त्याग कर दिया है। राजभोग्य के योग्य विपिन में बैठा आज विराग ले। और जो राज के सुखों का भोग करने योग्य है वो कहां आ गया है, विपिन में, कहां जंगल में आ गया है, क्यों बैठा आज विराग लिए। इसने कौन सा व्रत ले लिया जिसके कारण आज वैराग्य भाव कि सुखों का भोग, जिसको राज के सुख का भोग करना चाहिए, वो विपिन में अर्थात जंगल में आ गया है, बैठा आज विराग लिए। वो आज वैराग्य लेकर इस जंगल में क्या कर रहा है, बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है। फिर वो कहते हैं कि बना हुआ है प्रहरी जिसका, क्योंकि अभी आपने शुरुआत हुई कि एक कुटिया है और उसके समक्ष, उसके सम्मुख एक शिला पर बैठे हुए हैं लक्ष्मण। तो अब कह रहे हैं बना हुआ है प्रहरी जिसका, प्रहरी मतलब रखवाला जो होता है उसके लिए प्रहरी, कि ये आखिर किसका पहरा दे रहे हैं, उस कुटी में ऐसा क्या धन है। बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है, कि उस कुटी में ऐसा कौन सा धन है कि ये वीर जो है प्रहरी बना है, जिसकी रक्षा में रत इसका तन है, मन है, जीवन है। और वो धन कैसा है कि जिसकी रक्षा के लिए, जिसकी रखवाली के लिए तन भी अर्पित है, मन भी अर्पित है, जीवन भी अर्पित है। क्योंकि बच्चों आप जान रहे हैं कि जब वो जंगल है, जब वो विपिन है और वो कुटिया है समक्ष, तो सब कुछ अर्पित करना पड़ेगा। वहां मन है तभी तन बैठा हुआ है। और जीवन इसलिए कहा क्योंकि जब जंगल है तो वहां जीवन का संकट भी है। आप इसमें देखें, इसमें बहुत ही गहरे अर्थ समाये हुए हैं। तन है, मन है, जीवन है, ये तीनों जुड़े हैं। कि कवि कहते हैं ऐसा कौन सा धन है जिसके कारण इस वीर ने एक व्रत ले लिया है और अपना तन, मन और जीवन सब अर्पित कर दिया है इसकी रक्षा के हेतु। आइए अब जो हमने अभी तीसरा पढ़ा उसके पंक्तियों के काव्य सौंदर्य की ओर चले। ध्यान दें, यहाँ एक निर्भीक और कर्तव्यनिष्ठ प्रहरी के रूप में लक्ष्मण का सजीव चित्रण है। भाषा आप परिचित हैं, सरल खड़ी बोली, शैली वर्णनात्मक, अलंकार अनुप्रास, गुण ओज और रस जो था इन पंक्तियों में अद्भुत था। आइए कुछ कठिन शब्द आए थे, वैसे तो मैं कहती हूं हर पाठ के बाद कि आप अवश्य पढ़ लिया करें, फिर भी आपके समक्ष चारु अर्थात सुंदर, अवनी मतलब पृथ्वी, पुलक मतलब प्रसन्नता, पर्णकुटी पत्तों की कुटिया, कुसुमायुध कामदेव के लिए प्रयुक्त, भुवन मतलब संसार। आइए और आगे चलते हैं गृह कार्य की ओर। अभी आपको पता ही है कि हमें 2 भागों में इस पाठ को पढ़ना है, तो आज आपके लिए कुछ गृह कार्य आप देखें क्या क्या आपको करना है। कठिन शब्दों के अर्थ पुस्तक से आप पढ़ लें जिससे और भी आसानी से विषय आप तक पहुंच सके। चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, उपर्युक्त पंक्ति में अलंकार स्पष्ट करना है। आपने अलंकार को पढ़ते हुए भी पढ़ा था और मैंने यही उदाहरण दिया था। आप पहचाने, प्रयास करें, नहीं समझ में आएगा तो पुनः आपको बताया जाएगा। और देखें शेष अंशों का सस्वर पाठ घर पर करें। सस्वर क्यों कहा गया? क्योंकि बात गेयता की हुई थी और काव्य के पाठ का एक तरीका है, उस तरीके पर आप काव्य का पाठ करेंगे तो ये पंक्तियां आपके मन मानस में बैठ जाएंगी। संप्राप्ति, हमने और आपने आज क्या पाया? आज हम परिचित हुए हैं मैथिली शरण गुप्त जी के परिचय से, क्योंकि हमने बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ जाना है, लेकिन आज पंचवटी की इन पंक्तियों के माध्यम से हमने महसूस किया है कि वास्तविकता में जो कहा जाता है वो कितना सत्य है। और पंचवटी खंड काव्य अगर इतनी प्रसिद्धि को प्राप्त है, इतना गाया सुना समझा पढ़ा जाता है, तो क्यों उसके कुछ अंशों को हमने पढ़ा। शेष के साथ पुनः मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।